बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हमने ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है और चैप्टर नंबर 4 में आज हम करेंगे पावर। उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, यूनिट की डेफिनेशंस हैं और ये हमारे साथ एक टॉपिक आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। बहुत आसान है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपने पावर की डेफिनेशन इसको समझना है। पावर हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज़ डन, यानी वर्क का टाइम के साथ इन्वॉल्वमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इक्वल्स टू पावर। दोबारा सुन लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इक्वल्स टू पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द टाइम इंटरवल टी व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, अगर टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, तो फिर आप एग्जैक्ट पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आप फिर चेंज डेल्टा डब्ल्यू से बेसिकली यहाँ आप डी डब्ल्यू इन डेरिवेटिव में चले जाएंगे। तो पावर है क्या, वर्क के साथ टाइम को इन्वॉल्व करते हैं। यानी दो लोग एक ही वर्क का क्या है, क्या मतलब है, क्या आपके पास एक चीज़ है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लेके गए, दो लोग हैं, उन्होंने सेम फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगा के उन्होंने डिस्प्लेस भी सेम किया तो वर्क तो उनका सेम आ गया। साथ हमने क्या देखना है, साथ हमने ये देखना है कि टाइम कितना इन्वॉल्व है। अगर वर्क के साथ आप टाइम को इन्वॉल्व कर दें तो फिर आप ये बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा पावर लगाई, किसने कम पावर लगाई। ठीक है, टाइम जो कम लेगा, और यह है भी नीचे, जो कम टाइम लेगा यह हैज़ मोर पावर। तो पावर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वर्क के साथ हमने टाइम को इन्वॉल्व कर दिया, यानी हम वर्क की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं। बहुत आसान है, वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इक्वल्स टू पावर। जी, ये प्रूफ भी करना है कि पावर जो है ना, एक वो वाली इक्वेशन जो आपसे न्यूमेरिकल में भी पूछी जा सकती है और ये वाली इक्वेशन भी यूज होगी। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का लें तो वो भी आपको क्या देगा, पावर देगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है। ये वाली इक्वेशन हमने ऑलरेडी की हुई है कि पावर जब हमने एग्जैक्ट मेजर करनी हो, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा डी। ये लाइन भी हम देख लेते हैं। प्रोपेलर ऑफ द मोटर बोट causes the water to exert constant force on the boat. It moves with constant velocity. इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह पे जब आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी आप क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन आपने की हुई है, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट पावर के लिए उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, एंड टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब वर्क की हमने ये वाली इक्वेशन भी की हुई है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो सिंपल। इसका मतलब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इस डब्ल्यू की जगह आप ये लिखेंगे एफ डॉट डेल्टा डी। ये देखें, डेल्टा एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी ये आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन देता है। वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है ना, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये आपको क्या दे देगा, वी। आप एफ को चेंज नहीं करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ इक्वल पी इक्वल टू एफ डॉट वी, पी इक्वल टू एफ डॉट वी। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू पावर, विच इज इक्वल्स टू पावर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है जो आपने करनी है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, इसका यूनिट, ये जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तब भी आपने बताना है इसका यूनिट क्या है, वाट। कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप 1 जूल वर्क करें कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो उस टाइम पावर की वैल्यू कितनी होगी, 1 वाट। सो सिंपल। ये देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 वाट। ये अलग डेफिनेशन होगी। ये वाला प्रूफ भी आपसे पूछा जाएगा। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। 1 किलो वाट आवर क्या चीज़ है, ये आपने यूनिट का नाम सुना होगा कि जो आपकी बिजली के बिल पे यूनिट लिखा होता है, ठीक है। तो ये आप यूनिट खुद भी निकाल सकते हैं कि यूनिट जो है ये किस चीज़ के इक्वल होता है। तो इसका ये प्रूफ भी करते हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारे पास यूनिट का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, ये याद रखिएगा।
1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। कैसे यूनिट है? आप एनर्जी पढ़ते हैं ना, पावर पढ़ते हैं, वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम, उस टाइम को इधर ले आएँ, इधर मल्टीप्लाई कर दें वाट के साथ, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको वर्क या एनर्जी देगा। तो ये एनर्जी का यूनिट है 1 किलोवाट आवर, और इसी को आप यूनिट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी आपके घर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन जो अप्लाइंसेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो 1000 वाट यूज़ करती हो और 1 घंटे के लिए जो है ना वो आप इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो चलाएं, वो 1 घंटा यूज़ करती है, तो 1 यूनिट आपका गिर जाएगा। सपोज़ कर लें आप रूटर चलाते हैं, रूटर जो है ना वो तकरीबन 1000 वाट यूज़ करता है, तो वो 1 घंटे के लिए अगर चलता है तो 1 यूनिट बिजली का गिर जाएगा। सो सिंपल। इसी तरीके से अगर आप जो है ना वो फ्रिज चलाते हैं, अगर फ्रिज जो है ना वो 500 वाट जो है ना वो लेता है, तो अगर वो 2 घंटे चलेगा तो 1000 किलोवाट 1000 वाट आवर जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, या 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब भी क्या होगा, 2 घंटे चलने से 1 यूनिट गिर जाएगा। तो आप घर में बैठ के जो बिजली के यूनिट हैं, एक दिन में आप कितनी कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी चलाते हैं, उनसे आप टोटल यूनिट एक दिन के निकाल सकते हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप ये बता सकते हैं अपने बिजली का जो बिल है उसको देख के कि आप टोटल यूनिट्स कितने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक AC यूज़ कर रहे हैं और वो 2000 वाट या 3000 वाट का है, 2000 वाट का है, तो वो आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा चलेगा। तो देखें अगर वाट बढ़ रहे हैं तो टाइम कम कर लें, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 1000 आ जाती है तो 1 यूनिट गिर जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसान सी ये कैलकुलेशन है यूनिट की, और ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये MCQ भी है आपके लिए। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे लिए तो ये प्रूव है हमें, जो हमने यहाँ पे करना है बहुत आसान है। किलो की वैल्यू लिखे 1000, वाट उसी तरह लिखा। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड, ये मैंने लिखे। ये 3 0 और ये 2 0 कितने हो गए? 5। 36 के दरमियान में अगर पॉइंट लगाता हूँ तो ये 0 कितने हो जाएंगे? ये पावर क्या हो जाएगी? 10 रेज़ पावर 6। 3.6 10 रेज़ पावर 6। 10 रेज़ पावर 6 को हम क्या कहते हैं? मेगा। तो 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है। अब हम आते हैं अपने सिंपल सी 2 और डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पॉजिटिव बाय ड्यू टू इट्स मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स। इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे आपको समझा देता हूँ कि आप एक स्प्रिंग ले लें, उसके साथ कोई मैस अटैच कर दें, और आप ऐसे करें कि उस जो मैस अटैच है ना उसको ऐसे कंप्रेस करें। कंप्रेस करने के बाद ना अब उसके आगे कोई टेप लगा दें, आप टेप लगा के अपना हाथ पीछे कर लें। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, ये तो इसके पास एनर्जी नहीं होनी चाहिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो मोशन के लिए। अब हमें कैसे पता चला कि इसके पास एनर्जी है? आप उस टेप को हटाएं। आपने जैसे उस टेप को हटाया तो वो जो ब्लॉक अटैच था उस स्प्रिंग के साथ, ठीक है, उसने उसको ऐसे मूव करवाया। वजह क्या थी? कि स्प्रिंग के अगेंस्ट हमने उस पर वर्क करवाया। यहाँ पे भी यही होती है कि हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आप वर्क करवा के किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे पानी है, आप टैंकी में ले जाते हैं, ये टैंकी में पहुँच गया, अब जितना आपने वर्क करवाया उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। हालांकि वो पानी तो रुका हुआ है, लेकिन अगर आप टोटी को ओपन करते हैं तो वो पानी वहाँ से फ्लो करता है। यहाँ से आपने क्या चीज़ सीखी कि वर्क एनर्जी अगेंस्ट दी फोर्स ड्यू टू पोजीशन, उसको अब क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। उसके फार्मूला आपने बार बार किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो ये 2 डेफिनेशन भी आपने करनी है, बहुत आसान है। लास्ट में ये छोटा सा थ्योरम है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट, ये आपसे अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होती है? हाफ mvf का स्क्वायर माइनस हाफ mvi का स्क्वायर। इसको थोड़ा एक और वे से भी समझ लें कि जो वर्क कर रहा है वो बॉडी और है, और जिस पे वर्क हो रहा है वो बॉडी और है। सपोज कर लें कि आपने वर्क किया 10 जूल, तो उससे वो जो बॉडी है उसकी पहले एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो 10 बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो उसमें चेंज कितना आएगा? 10 का। या ऐसे सुन लें आप कि अगर किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी में 10 का चेंज आ गया है तो हम ये कहेंगे कि उस पर 10 जूल वर्क हुआ है।
उसमें 10 जूल वर्क किसी और ने किया है। या फिर उसको उल्टा पढ़ लेते हैं, अगर मैं किसी जगह पे 10 जूल वर्क करता हूँ तो मैं ये कहूँगा जिस सब्जेक्ट पे वर्क हुआ है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो कितना होगा, 10 जूल। ठीक है, तो जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अंदर चेंज आ गया। ठीक है, कितना आएगा, जितना आपने वर्क किया। तो वर्क ऑफ वन ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क डन बाय अ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक हो गया, जिस बॉडी पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो फिर क्या पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी? जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से भी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतनी ही पोटेंशियल चेंज होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। चेंज का मतलब इंक्रीज नहीं है, चेंज का मतलब है कम से एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, लेकिन चेंज कितना आएगा, जितना आप उस पर वर्क करवाएंगे। तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली, ये लाजमी आपने बतानी है। 2 एग्जांपल्स भी हैं। ए बॉडी आर रेज्ड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वर्क डन चेंजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल फर्श पे पड़ा है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को हाथ से उठाया और यहाँ पे लेके गया। सपोज कर ले मैंने वर्क किया 10 जूल, अब ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, अब इसके पास कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 10। ठीक है, कितनी है, 10, क्योंकि मैं अगेंस्ट दी। अब इसको छोड़ देता हूँ, जब छोड़ दूंगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो गई और पोटेंशियल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक बढ़ेगी दूसरी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, वर्क डन ऑन इट्स इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपको पता है। आप गुलेल की एग्जांपल ले लें, उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं जैसे, ठीक है, जितना आप स्ट्रेच करेंगे वर्क आपका है, वो किस में एनर्जी स्टोर हो रही है, वो जो रबड़ आपने खींचा है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है, कितनी, जितनी आपने उस पर वर्क करवाया। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन। जब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपने एटलीस्ट ये सारी चीज़ें बतानी है। अब थोड़ा सा इसका छोटा सा प्रूफ है, बहुत आसान है जी। आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैस है उसका m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वर्क कितना होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, मैंने उसको फोर्स लगाया, जैसे मैंने फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले इनिशियल v आई था, अब क्या हो गया vf। ठीक है, तो जो मैंने फोर्स लगाई, वर्क किया, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वर्क कितना होगा, हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं f डॉट डेल्टा d, दोनों एक डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा, w इक्वल टू एफ डी। अब क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ तक फासला भी तय किया है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज हुई है, तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले आएंगे, 2ad इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से d को अलग करेंगे, क्या बन जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये 2a इधर डिवाइड हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, f इक्वल्स टू एम ए। हमने असल में क्या किया है, हमें f और d इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। d की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली इस इक्वेशन से, और f का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला f इक्वल्स टू एम ए। क्यों कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा था उसमें जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैस चेंज उसका नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, कोलिजन के बाद भी नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कांस्टेंट लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। एक्सेलरेशन का दूसरा मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये f इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ, और ये d, इन दोनों को यहाँ पुट करना है। सो सिंपल, देखते हैं क्वेश्चन क्या बनती है। ये देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, f और d की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। f और d को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ मिल गया। वर्क में इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये वर्क आ गया। तो ये m इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 m इसके साथ और इसके साथ, ये दो इक्वेशन बन गई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल्स टू डेल्टा के ई, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसी को हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का नाम देते हैं कि वर्क जो आप एक ऑब्जेक्ट पे करते हैं वो बेसिकली क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, चेंज कर देता है। बहुत ही आसान है, इजीली आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का काम। उम्मीद है कि शुरू में जो डेफिनेशंस की हैं उनको भी आप कर लेंगे, और उसके साथ ये वाला जो टॉपिक है इसको भी आपने कर लेना है। बहुत आसान वे से मैंने आपको ये समझाया है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर वे से अंडरस्टैंड भी हो गई होंगी। और मैं प्लीज़ दोबारा ये कह रहा हूँ, सिर्फ सुन लेना लाजमी नहीं है, एक दफ़ा समझ नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का ये आपको बड़ा एज है कि इसको आप दोबारा सुनें।
2 दफ़ा समझ नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया, तीसरे दफ़ा सुने, आपके पास टाइम भी है, और साथ लिखें। जब साथ साथ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।